हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस छोटे से सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स और रेट्स ऑफ टैक्सेस, इन दोनों चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, बिल्कुल अमेंडमेंट के साथ, विद अमेंडमेंट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी और पूरे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं जिसके थ्रू हम रिवीजन कर रहे हैं, इसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 4 के साथ चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या कहता है जी, कि इनकम टैक्स जो है वो चार्ज होगा फॉर एनी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी असेसमेंट ईयर। किस रेट पे? जो रेट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट में। ये आपको भी पता है, हर साल फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स बताए होते हैं उस रेट के ऊपर, एप्लीकेबल रेट के ऊपर हमारे को इनकम टैक्स पे करना होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन एवरी पर्सन। जो पर्सन की डेफिनेशन कहां पर दी है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। ठीक है जी। अब आपको पता है हमारी जो इनकम है, इनकम 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला इनकम अंडर द हेड सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा अदर सोर्स। ये पांचों हेड्स को मिला के क्या बनता है? जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम बनता है हमारा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। प्रीवियस ईयर क्या होता था? प्रीवियस ईयर हमने पढ़ा वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर से जो अगला साल होता है जिसमें असेसमेंट होती है, इनकम असेस और लायबल टू पे टैक्स होती है, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब जो प्रीवियस ईयर के साथ हम बिलोंग करते हैं वो हमारा क्या है? 23-24। प्रीवियस ईयर 2023-2024 और असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है? 24-25, राइट। प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, है ना। असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली पिछला साल। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? It means a period of 12 months commencing on 1st April every year. The year in which income is earned is previous year. जैसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, जिस साल इनकम अर्नड होती है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और उससे अगले साल असेसमेंट ईयर होती है, असेसमेंट होती है, उसको हम इसलिए असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है जी। एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर विच इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ठीक है जी। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ? प्रीवियस ईयर जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि हमारा जो है, हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर 23-24 के आएंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 2023-24। और उससे अगला साल जिस साल असेसमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर 24-25, करेक्ट। अब कहते प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या हमेशा 12 महीने का ही होता है या उससे कम भी हो सकता है? प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है। इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अब कौन से केसेस में 12 महीने से कम का हो सकता है? नंबर 1, इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप और a source of income newly comes into the existence during the financial year. Previous year shall be the period beginning with the date of setting up of business or profession, as the case may be, the date on which source of income newly comes into existence and ending कौन सी डेट को हो जाएगी? मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है, न्यूली सेटअप बिजनेस है, न्यूली सेटअप प्रोफेशन है, ठीक है, और कोई इनकम ऐसी है जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई है, तो उस केस में इन तीन केसेस में जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? द डेट ऑन विच हमारा जो बिजनेस है जिस दिन एग्जिस्टेंस में आया। न्यूली बिजनेस सेटअप हुआ, न्यूली बिजनेस सेटअप हुआ, ठीक है जी। बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप हुआ, और जो इनकम, नई इनकम आई है जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई, उस डेट से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 31 मार्च 2024। सही है, ठीक है जी। ये हो गया प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर क्या 12 महीने से कम हो सकता है? जी नहीं, असेसमेंट ईयर हमारा 12 महीने का एग्जैक्टली होगा। ठीक है। और इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस
इन द असेसमेंट ईयर, है ना। इनकम जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में हम अर्न करते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम अर्न करते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उससे अगले साल में असेसमेंट होती है तो उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं इसलिए, ठीक है। और क्या क्या कुछ क्या किसी केस में ऐसा होता है कि जिस साल हम इनकम अर्न करें उसी साल ही साथ साथ टैक्स देना पड़े, असेसमेंट हो? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम होता है। ये आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिचुएशंस बताइए जहां पर प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम होता है। वो केसेस क्या है? नंबर 1, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। अगर एक शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का, उसमें नंबर 2, एक पर्सन जो है वो लीव कर रहा है इंडिया परमानेंटली या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। नंबर 3, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो पर्टिकुलर, जिसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, वो पर्पस पूरा होने के बाद बंद कर दी जाती है। तो किसके द्वारा? एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के द्वारा एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट किया गया, उस इवेंट के बाद बंद हो जाएगा, देन उस केस में प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम हो जाएगा। नंबर 4, एक पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस लिए करी है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स को अवॉइड करने के लिए करी है, तो उस केस में प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम होगा। और लास्ट, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन। डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन, एक बिजनेस है चल रहा है, वो आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जिस दिन बंद हुआ, अब मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, वो 15 नवंबर 2023 को बंद हो गया। अब आप, ठीक है, सारा सेटलमेंट कर रहे हो, सारी की सारी मान लीजिए कंपनी है, आप वाइंडिंग अप कर रहे हो, तो साथ साथ टैक्स भी तो उसी समय दोगे, है ना, कैलकुलेशन वगैरह करके। तो उस केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा, मतलब साथ साथ आप जैसे ही अपने पैसा कमाया तो उसी फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के 5 सिचुएशन है जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, नंबर 2, पर्सन लीव कर रहा है इंडिया, नंबर 3, कोई पर्टिकुलर वेंचर आपने स्टार्ट किया है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, और नंबर 4, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, नंबर 5, डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन। और पर्सन, नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाता है? पर्सन की डेफिनेशन में आपने क्या क्या पढ़ा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब क्या थे? पर्सन की डेफिनेशन में आते थे, है ना। और लोकल अथॉरिटी, ठीक है जी, ये सब इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। अब आते हैं सबसे मेन चीज, रेट्स ऑफ टैक्स। रेट, जैसे कि आपको पता है हमें इनकम टैक्स में 3 पेमेंट करनी पड़ती हैं। टैक्स लाइबिलिटी में मैक्सिमम 3 टाइप की लाइबिलिटी होती हैं। एक होती है हमारा इनकम टैक्स, दूसरा होता है सरचार्ज, तीसरा होता है सेस, ठीक है जी। पहला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स हमारे को पे करना होता है एसएससी को, जो रेट प्रिस्क्राइब कहां पर है? फाइनेंस एक्ट में। इनकम टैक्स उस रेट पे करना होता है जो फाइनेंस एक्ट में मेंशन है, ठीक है जी। नंबर 2, सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है जी। सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। जितना इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर हम एक फिक्स परसेंटेज जो भी होगी, आगे हम पढ़ेंगे, उसका रेट ऑफ टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा। ये कंडीशनल होता है कि इतनी अमाउंट से ऊपर अगर होगी इनकम टैक्स, इनकम होगा, देन आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तीसरा सेस। सेस, सेस कितना होगा जी? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होगा वो आपका 4% होगा, ठीक है जी। 4% होगा किसका? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज का, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज का, ठीक है जी। ये रिबेट वाली कहानी आगे जाके हम पढ़ लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स रेट्स। इनकम टैक्स रेट्स, अब रेट्स ऑफ टैक्स में हम पहुंच गए हैं फाइनली, बेसिक्स हो गए हैं, जो बेसिक इजी डेफिनेशन थी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा स्लो में ही चलूं क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन
जबरदस्त तरीके से फास्ट फॉरवर्ड वे में ही करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के लिए इनकम टैक्स के रेट्स क्या होंगे? कहते हैं ये जो सभी लोग हैं, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब लोग जो हैं ये टैक्स पे कर सकते हैं कंसेशनल रेट पे अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ठीक है जी, आपके पास इन लोगों के पास ऑप्शन है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। जैसे कि आपको पता है, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, एक डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, एक रेगुलर टैक्स रिजिम जो हमारी पुरानी वाली चलती थी, नॉर्मल वाली, है ना, 0 से 2,50,000, देन 2,50,000 टू 5 लाख, है ना, वो ऐसे सी रेंज वाली जो थी वो थी क्या, रेगुलर टैक्स रिजिम, जिसमें सब कुछ डिडक्शन, एग्जम्पशन, बेनिफिट जो होते थे वो सब कुछ हमें बेनिफिट मिलते थे। पर उसके अलावा एक साथ, उसके साथ साथ पैरेलल, उसके पैरेलल एक और चला दी गई है स्कीम जिसको बोला गया है रेगुलर और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, इसको हम इन शॉर्ट आगे जाके बोलेंगे डीटीआर। डीटीआर चलाई गई है जो सेक्शन जिसका क्या है 115 बीएसी, सेक्शन 115 बीएसी। अब 115 बीएसी में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिल पे पत्थर रखकर कुछ एग्जाम्शन, डिडक्शन, बेनिफिट्स त्यागने पड़ेंगे। अगर वो बेनिफिट, अगर वो एग्जाम्शंस, अगर वो डिडक्शन, अगर आप त्यागने को तैयार हो, रेडी हो, देन आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बोला रेगुलर टैक्स रिजिम की, जिसको यहां पर क्या बोलते हैं शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है जी, जिसको मैंने रेगुलर टैक्स रिजिम बोला, आरटीआर। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैन पे टैक्स एट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1A। और टैक्स रेट जो है, जो हमारी ऑप्शनल टैक्स रिजिम है, टैक्स रेट प्रिस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, रेगुलर टैक्स रिजिम। ठीक है जी। अब रेट्स क्या क्या होने वाले हैं ये ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते हैं जो नॉर्मल वाली हुआ करती थी, ठीक है, जिसको हम शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोल रहे हैं, शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, रेगुलर टैक्स रिजिम, कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या होता था, जो पिछले साल था वही यहां पर है, 0 to 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख से ऊपर जो भी होता था उसके ऊपर 30% टैक्स लगता था। दोबारा बोलता हूं, 0 to 2,50,000 5%, सॉरी नील, 0 to 250 नील होता था, 2,50,000 1 रुपीज से लेकर 5 लाख तक 5% होता था। ठीक है, 5 लाख 1 रुपीज से लेकर 10 लाख तक कितना होता था, 20% होता था। ठीक है, 10 लाख से अबव कितना होता था हमारा, 30%। 250 तक 0, अगले 250 पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, फिर भी 10 लाख के ऊपर जितना भी है, 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है 30%। सिंपल। ये होता था किसके लिए, ये होता था नॉर्मल, जिसकी एज बिलो 60 है, जिसकी एज बिलो 60 है उसको क्या रेट लगेगा, उसको रेट लगेगा 0 से 2,50,000 तक नील, 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अबव वाली इनकम के ऊपर 30%। अगर वो सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी एज 60 और मोर देन 60 है, तो क्या हो जाएगा, 2,50,000 की जगह पे 3 लाख हो जाएगा, 2,50,000 की जगह पे 3 लाख हो जाएगा। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब अगर उसकी एज 80 साल है, 80 ईयर्स है, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए, 3 लाख से बढ़कर सीधा ही 5 लाख रुपए का एग्जम्पशन बेनिफिट मिल जाएगा। बिलो 60 2.5 लाख, 60 और मोर बट लेस देन 80 3 लाख, 80 और मोर 5 लाख, दैट्स इट, बाकी सेम ही चलेंगे। ठीक है, अब
ये मैंने आपको बता ही दिया, नोट 1 नोट 2, ठीक है। अब आते हैं जो कंसेशनल टैक्स रेट है, कंसेशनल टैक्स रेट है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1 है। अब इसमें बड़ा अच्छा दिया गया है, इसमें आपको याद करने का आसान तरीका बताता हूं। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले वहां पर 2.5 लाख तक नील होता था, कंफ्यूज नहीं होना, बस एक चीज याद रखनी है आपको, यहां पे शुरुआत 3 लाख से हो रही है, 3 लाख से शुरुआत हो रही है, 3 लाख तक नील, फिर 3-3 लाख रुपए बढ़ते जाएंगे, 5-5% भी बढ़ते जाएंगे, 3 लाख रुपए इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ टैक्स 5% बढ़ेगा, दैट्स इट। पहले 3 लाख तक एग्जम्प्ट था, पूरा जीरो था टैक्स, पहले 3 लाख तक कितना था, जीरो था टैक्स, फिर अगले 3 लाख पे 5%, फिर अगले 3 लाख पे 10% हो जाएगा, फिर अगले 15, फिर 20, फिर आपका 20 के बाद 30 हो जाएगा, देन और 20 के बाद सीधा ही 30 हो जाएगा, समझे। पहले फर्स्ट कैटेगरी क्या है, 3 लाख तक जीरो, फिर 3 लाख से 6 लाख के बीच में 3 लाख इनकम बढ़ी, रेट कितना हो गया 5%। तीसरी कैटेगरी 6 से 9 वाली, 10 से बढ़ के जंप करके 5 से जंप करके 10% आ जाएगा, पहले हो गया जीरो, फिर 5%, फिर 10% हो जाएगा 6 से 9 पे। अब चौथी कैटेगरी 9 से 12 के बीच में 15 हो गया, पांचवी कैटेगरी 12 से 15, फिर 3 लाख रुपए ऐड हो गए, कितना हो गया 20, बस। अब 15 के ऊपर 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30%, दैट्स इट, ठीक है जी। तो वहां पर 10 लाख के बाद वाली इनकम के ऊपर 30% लगा, यहां पे 15 लाख से ऊपर वाली इनकम के ऊपर 30% लगा, समझे। 0 से 3 लाख नील, 3 से 6 5%, 6 से 9 10, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 9 से 12 15, और 12 से 15 20, और 15 से अबव 30%, दैट्स इट, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, इनकम कवर्ड अंडर चैप्टर 12 वुड बी सब्जेक्ट टू द टैक्स एट द, जो स्पेशल रेट्स हैं, ठीक है, वो स्पेशल रेट के अकॉर्डिंगली ही लगेंगे, ठीक है, जो स्पेशल रेट्स हैं वहां पर स्पेशल रेट्स ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने बात करी कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A, तो आपको कुछ चीज़ों का बलिदान करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है जी, चैप्टर वाइज आ जाइए। सबसे पहले कुछ कहते हैं डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेंगी, जो बताई गई हैं सब सेक्शन 2 में बताई गई हैं, ठीक है जी, 115 BAC सब सेक्शन 2। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, पहले सैलरी चैप्टर की मैं आपको यहां तक अगर आपको बताऊं, यहां तक ये पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर के रिलेटेड बेनिफिट्स जो हैं आपको क्या करने पड़ेंगे, फोरगो करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। अब कौन कौन से हैं, LTC नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस नहीं मिलेगा MP MLA को, ठीक है जी। और जो माइनर चाइल्ड के लिए एडहॉक एग्जाम्पशन हुआ करती थी वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी पे सेक्शन 24B किस लिए था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है जी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और ये आगे पीजीबीपी के कुछ बेनिफिट्स हैं, एडिशनल नॉर्मल डेप्शन अलाउड है, एडिशनल नहीं अलाउड। टी रबड़ कॉफ़ी के लिए जो बेनिफिट होता था एग्जाम्पशन वो नहीं मिलेगा। साइट रजिस्ट्रेशन फंड और आपकी सेक्शन 35 की जो डिडक्शन और डोनेशंस होती थी साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ठीक है। 35 AD कोल्ड चेन फैसिलिटी की, ठीक है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। 35 CCC की नहीं मिलेगा। 80C से लेकर 80U तक की कोई डिडक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कौन कौन सी है, अदर देन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अंडर सेक्शन 80CC(d)(2) जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, ठीक है, और CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम, सीजी का जो अग्निपथ स्कीम के लिए कंट्रीब्यूशन है जो 80CCH सबसेक्शन 2 में आता है उसके लिए नहीं मिलेगा, और उसके लिए मिलेगा और 80JJAA के लिए मिलेगा, ये डिडक्शन के अलावा, ठीक है। 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH सबसेक्शन 2 और 80CCJJAA के अकॉर्डिंग बस ये डिडक्शन मिलेगी, बाकी कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब आते हैं, क्या कह रहे हैं, सर्टेन लॉसेज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। अब कुछ लॉसेज हैं वो सेट ऑफ नहीं होंगे। अब वो कौन कौन से नहीं होंगे, कहते हैं वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं या डेप्रिसिएशन जो है फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर, इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एनी डिडक्शन रेफर टू द अबव। अब ये लॉस किसके साथ रिलेट कर रहा है, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई आपको नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना, सेक्शन 24 क्लॉज बी का। तो उसके लिए अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड, ठीक है जी, इसको छोड़कर बाकी आपके अलाउड हो जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, कहते हैं जो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज टू बी डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जैसे होती है वैसे ही होगी। पर डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट एंटाइटल टू मोर देन 40%, मतलब 40% से ज्यादा नहीं अलाउड होगी। आपको आज की डेट में पता है वैसे मेजोरिटी जो है वो 40% में, जो 100% वाली थी वो अब 40% तक ही गवर्नमेंट ने वैसे ही रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है, तो 40% से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम नहीं हो सकती, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस और परक्विजिट वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, एनी एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो है वो आपको अलाउड नहीं होगी, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। अब बात करते हैं एडिशनल पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। एडिशनल पॉइंट में अब आप कौन कौन सी चीजें जो है वो कहते हैं, एन एम्प्लॉई हुज इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A वुड बी एंटाइटल्ड फॉर, इन चीजों के लिए ये बेनिफिट उसे मिलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर कोई बंदा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है उसे ये बेनिफिट, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़्यादातर हमने यही मिला, पर ये बेनिफिट उसे मिलेंगे, एग्जाम्पशंस बेनिफिट मिलेंगी। नंबर 1 ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है जी, वो आपको मिलेगा। डेली अलाउंस, ठीक है जी, वो मिलेगा। कन्वेयंस अलाउंस वो भी मिलेगा इसे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन से वाला, जो पर्सन अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है या डीफ एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है मतलब, ठीक है, उसको 3200 रुपये तक की जो एग्जाम्पशन होती है उसका बेनिफिट मिलेगा, समझे जी। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो मिलेगा, ठीक है, और कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद एन इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई है टैक्स पे कर रहा है 115 BAC में, वो एंटाइटल्ड नहीं है, कहते वुड नॉट एंटाइटल फॉर exemption of perquisite of free food and non-alcoholic beverages provided by the employer through the paid vouchers, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन के ऊपर, है ना, और लॉसेस के ऊपर, वो पहले भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। टाइम लिमिट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके बाद बहुत इजी आने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ
डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। कहते हैं आप किस तरीके से शिफ्ट आउट कर सकते हो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से। ठीक है जी, शिफ्ट आउट कैसे कर सकते हो। कहते हैं अगर इन केस एन एसएससी हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब अगर आप इनकम और पीजीवीपी हेड में आपकी इनकम नहीं है, ठीक है, तो आप एक साल आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंगली असेसमेंट करवाई, तो अब आप शिफ्ट आउट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। कहते हैं अगर इंडिविजुअल एचयूएफ या एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसके पास पीजीपी इनकम नहीं है, वो कहते हैं ऑप्ट कर सकता है, मतलब शिफ्ट आउट कर सकता है। इट कैन, ही और शी कैन, और इट कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट or opt out of the default tax regime under this section and such option to be exercised along with the return of income, बिल्कुल ऐसे ही करेगा, है ना, of the for a previous relevant to the assessment year। ठीक है जी। इन इफेक्ट ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट ऑफ टीटीआर इन ईच प्रीवियस ईयर। He may choose to pay tax under the default tax regime in 1 year and exercise the option to shift out of in another year। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई अगला झूला झूलते हुए जिसके पास पीजीबीपी इनकम नहीं है, वो एक असेसमेंट ईयर में अगर चाहे तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में असेसमेंट करवा सकता है, उसे लगता है कि बेनिफिशियल है। अगले साल उसे लगता है कि नहीं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो है वो मेरे लिए इस साल बढ़िया नहीं है, तो वो शिफ्ट आउट करके, जंप करके, टपुस्सी मार के, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, जंप करके, छलांग मार के वो रेगुलर टैक्स रिजिम में आ सकता है, शिफ्ट आउट, ऑप्ट आउट कर सकता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से। ठीक है जी, अगर उसकी पीजीबीपी इनकम नहीं है तो। अब आते हैं अगर पीजीबीपी इनकम है तो। अगर एक पर्सन की पीजीबीपी इनकम है, वो क्या है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है जी, तो वो क्या है, उसके पास ऑप्शन है, बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी, है ना, शिफ्ट आउट करने की ऑप्शन है ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर दिस सेक्शन एंड ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर ड्यू डेट। बिल्कुल ठीक है जी, रिटर्न फाइल करने से पहले ही ऑप्ट आउट करेगा, है ना, पहले थोड़ी ना ऑप्ट करेगा। ठीक है, एंड वंस, ध्यान से सुनिएगा आप, वंस सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इट वुड अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। अब कितने वो बात करते हैं, एक बार उसने ऑप्ट कर ली, मेरी पीजीबीपी इनकम है, मैं रेगुलर टैक्स रिजिम में था, अब मैंने क्या किया, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आ गया सपोज कीजिए, ठीक है, तो मैं अब मेरे को ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो है अंडर सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 1A, ये मेरे को अगले आने वाले साल के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब कब तक होगी, such person who has exercised the above option of shifting out of default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once। एक बार ही फिर वो करवाएगा वापस, फिर दोबारा नहीं आ सकता जंप करके, है ना। एंड पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC for a previous year other than the year in which it was exercised। Thereafter such person shall never be eligible to exercise such option except where such person ceases to have any business income। तो सीधी सीधी बात समझ आई, बिल्कुल आसान। अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम है, अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम है, फिर तो आप, अगर आज आप ऑप्ट कर लेते हो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो फिर अगले सालों के लिए आपको रेगुलर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप चाहते हो अगले साल में या किसी अगले साल में कि आप वापस आना चाहते हो रेगुलर टैक्स रिजिम में, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा रेगुलर टैक्स रिजिम में फिर से आने का। मतलब रेगुलर से डिफॉल्ट में आए, ठीक है, डिफॉल्ट में आए, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑप्ट किया, एक बार आप फिर रेगुलर में आए या आपने ऑप्ट किया, फिर दोबारा वापस नहीं आ सकते। ठीक है जी, तो पर अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम नहीं है तो फिर आप
लुत्फ उठा सकते हो, है ना, जब मर्जी इधर उधर आ सकते हो। चलिए, AMT लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्टेड, कहते हैं इंडिविजुअल AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो टैक्स पे कर रहे हैं अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है, इज नॉट लाइबल टू पे AMT अंडर सेक्शन 115 JC। सच पर्सन वुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम AMT क्रेडिट, अगर पुराना है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं आसान आसान टेक्निकल वाला, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मजेदार आसान आसान क्वेश्चन है, पर कैटेगरी ज्यादा हो गई, अब ध्यान से सुनिएगा। सरचार्ज, सरचार्ज का टॉपिक, सरचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सरचार्ज, इनकम टैक्स कंप्यूटेड, अब इनकम टैक्स जितने भी हम कंप्यूट करते हैं उस पर सरचार्ज लगता है, टैक्स इनकम टैक्स की वैल्यू के ऊपर सरचार्ज लगता है। अब इनकम टैक्स पे करने की दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, शिफ्ट आउट या ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, है ना, पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, एक शिफ्ट आउट की ऑप्शन होगी जिसको हम रेगुलर टैक्स रिजिम का नाम दिया है मैंने, है ना, मैंने क्या दिया है वैसे। ठीक है, अब हम पहले ही पुराने वाली बात करते हैं, ठीक है, जो रेगुलर टैक्स रिजिम में क्या हुआ करता था या है। रेगुलर टैक्स रिजिम में आपको सरचार्ज कब लग जाएगा, आप कौन हो, इंडिविजुअल, HUF, AOP या BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आपको सरचार्ज कब लगेगा, अगर आपकी टोटल इनकम कितने से ज्यादा हो गई है, एक्सीड कर चुकी है 50 लाख पर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो कितना हो गया 10%। 50 लाख से ज्यादा हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 10% सरचार्ज लग जाएगा। अब 1 करोड़ से ज्यादा है, बाकी चीजों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, मैं बताऊंगा समरी करके आपको, जबरदस्त समरी की भी समरी बताता हूं, ठीक है। 50 लाख से जब इनकम क्रॉस कर गई तो आपको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 10%, इनकम टैक्स जो भी बना आपका उसका 10%। 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया और 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो कितना हो जाएगा, 15%, ठीक है, 15%। तीसरा, अब 2 करोड़ से अगर इनकम आपकी ज्यादा हो गई है बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 15 से जंप करके सीधा ही 25% सरचार्ज हो जाएगा। पिछली चीज अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, समझे। दोबारा बोलता हूं, 2 करोड़ से ज्यादा है इनकम, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अप टिल 5 करोड़ है अप टू, तो कितना 25% सरचार्ज। और अगर 5 करोड़ से इनकम जितनी भी अगर ज्यादा है तो जो भी सरचार्ज और टैक्स बना उसका 37% सरचार्ज होगा, समझे, कितना, 10, 15, 25, 37। 10% कब लगेगा सरचार्ज, 10% कब लगेगा अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 15% कब होगा, जब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। 2 करोड़ से 5%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37। अब ये जो बीच में 3 बार बार नाम लिए गए हैं, 3 चीजों का जिक्र किया गया है बार बार, किस किस का, डिविडेंड इनकम, 2 चीजों का, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन। डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112A और 112, 111A, 112, 112A, ये जो 4 इनकम है, कहते हैं इन 4 इनकम के ऊपर जो भी सरचार्ज होगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पहली कैटेगरी में है 10% वाली में तो उसमें तो यार लगेगा ही 10%, अगर दूसरी कैटेगरी में है तो उसमें तो सारे पे भी 15 आ गया। अगर आप तीसरी कैटेगरी में है, अगर आप तीसरी कैटेगरी कौन सी थी, इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सरचार्ज कितना था, 25%। अब आपको क्या करना है, इन 4 इनकम को अलग कर देना है, बाकी को अलग कर देना है। इन 4 इनकम कौन सी, डिविडेंड इनकम, STCG 111A का, LTCG 112 का, 112A का, इन 4 इनकम को अलग रखो, जितना इनकम टैक्स बनेगा उसका 15% सरचार्ज होगा, दैट्स इट, ठीक है जी। चाहे आप तीसरी कैटेगरी में है चाहे आप चौथी में है, तो इन 4 इनकम के ऊपर सरचार्ज 15 से ज्यादा नहीं होगा बस, और ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, समझे। ये कौन से वाला आ गया, ये हमारा आ गया डिफॉल्ट
रेगुलर टैक्स रिजिम वाला। अब आते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में सिंपल आपके पास तीन ही रेट हैं। पहला 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 10% हो जाएगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है 15% हो जाएगा, और 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25% हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही सेम चीज़ वही डिविडेंड इनकम SACG 111A, LTCG 112A, इन चार इनकम के ऊपर टैक्स सरचार्ज जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा बस। ठीक है जी, तो क्या हुआ, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15, और 2 करोड़ से ज़्यादा वाला 25। ये हो गया आपका सरचार्ज। ठीक है, ये आपका सरचार्ज हो गया जी। अब सरचार्ज किसको, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी को और फर्म को और LLP को सरचार्ज कितना होगा। यहां पर कहते हैं इनकम टैक्स इनको सीधा ही 30% होगा। इनकम टैक्स फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी को इनकम टैक्स कितना होगा, पूरी यहां पर कोई एग्जाम्पशन नहीं होगी, सीधा ही 30% टैक्स लगेगा। और कैपिटल गेन 112, 111A, 112A, ये वही स्पेशल रेट जो होते हैं, है ना, 15%, 20% वही लगेगा। और सरचार्ज कब लगेगा, अगर इनकम इनकी फर्म की, LLP की या लोकल अथॉरिटी की 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इनको सरचार्ज लगेगा 12%। समझे जी, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, इनको इनकम टैक्स कितना होगा, फ्लैट 30%, बिना किसी एग्जम्पशन के 30% टैक्स लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, सरचार्ज कितना लगेगा इनको, अगर इनकम इनकी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फ्लैट 12% सरचार्ज लगेगा। और सेस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, 4% सेस लगेगा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आप मान के चलिए, आपके कुल मिला के एक तो है अदर कैटेगरी वाली, जो हम नॉर्मली पहले पढ़ा करते थे, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने क्या पढ़ा, सर हमने ये पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जनरली 0 से 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, 20,000 से ऊपर जितनी भी होगी 30%। ऐसा ही है, 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 के बीच में 20%, और 20,000 से ऊपर 30%। दैट्स इट। ये तो थी जो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है जी, अब स्पेशल रेट आया है, कौन सा स्पेशल रेट आया है, एक 15 और एक 22%। समझे, जो नॉर्मल वाले रेट चल रहे थे 10, 15 और 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 वो तो है ही है। इसके अलावा स्पेशल रेट दो आए, एक 15%, एक 22%। अब 15% के लिए क्या शर्तें हैं सुनिएगा। 15% के लिए क्या शर्तें हैं, नंबर 1, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है रेजिडेंट है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज है या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मैन्युफैक्चरिंग या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एंगेज है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप और रजिस्टर किया है ऑन और आफ्टर 1/4/2023, और बिजनेस कमेंस कर लिया है टिल ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024। समझे, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेजिडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एंगेज है, इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है और रजिस्टर एंड सेटअप कर लिया है 1/4/2023 या उसके बाद, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दी 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, और इन्होंने जो कंसेशनल टैक्स रिजिम था, इनको भी ऑप्शन दी गई है। ठीक है, एक जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, एक रेगुलर टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट को यहां पे क्या बोल दिया इन्होंने, कंसेशनल टैक्स रिजिम, CTR बोल दिया। कंसेशनल टैक्स रिजिम अगर लेना चाहते हैं तो इनको 15% लगेगा टैक्स रेट। ठीक है, अगर इन्होंने ये वाला कंसेशनल टैक्स रिजिम नहीं ऑप्ट किया तो फिर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, फिर 22% पे आ जाओ। समझे,
15% पे कब होगा? पहली बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट है। नंबर 2, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सेटअप हुई है प्लस रजिस्टर हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2023, और बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन शुरू कर दी है 31 मार्च 2024 तक। और प्लस अगर इन्होंने ऑप्ट किया है कंसेशनल टैक्स रिजिम, कंसेशनल टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है तो 15, अदरवाइज 22, बस और क्या करना है। ठीक है, ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेजिडेंट है वो क्या कर सकती है? ऑप्ट कर सकती है 115 BAD और BAE। ठीक है, अब ये उसके वही रेट बताए गए हैं, 22% और 15% कब होगा। ठीक है, और स्पेशल वही स्पेशल रेट एप्लीकेबल होंगे इनको। ठीक है, अब सरचार्ज पे आते हैं। ये तो हो गया जी, इनको क्या पढ़ा हमने? रेट ऑफ टैक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट्स ऑफ टैक्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरचार्ज कितना लगेगा जी? सरचार्ज कहते हैं अगर उन्होंने वही कंसेशनल टैक्स, उन्होंने अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्ट कर रही है सेक्शन 115 BAD और BAE, तो फिर उनको सीधा ही सरचार्ज लगेगा 10%, इंक्लूडिंग टैक्स, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स पेबल एट स्पेशल रेट। और टोटल इनकम को कुछ नहीं दिखना, जितना भी इनकम टैक्स बनेगा, जितना भी इनकम टैक्स बनेगा उसका 10% सरचार्ज देना ही पड़ेगा अगर उन्होंने क्या किया है? कंसेशनल टैक्स रेट जो है ऑप्ट किया है। ठीक है जी, मतलब ऑप्ट किया है 115 BAD और BAE। अगर इन्होंने नहीं ऑप्ट किया तो फिर 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% लगेगा। दैट्स इट। ठीक है, ये है हमारी किस चीज की? कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट ऑफ टैक्स। अब आते हैं कंपनी। कंपनी का भी इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर भी आपको मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। कंपनी के लिए भी देखा जाए तो पहले आपने सुना होगा, पहले आपके पास 2 ही रेट हुआ करते थे, 30-40, 30-40, 30-40। अब 30-40 के अलावा कौन कौन से आ गए हैं? 30-40 के अलावा आपके पास 15% आ गया है, 22% आ गया है, 25। तो मतलब क्या हो गया? 15, 22, 25, 30, 40, 5 रेट ऑफ टैक्स हो गए देखा जाए कंपनी के ऊपर। 5, 2 से बढ़ के सीधा ही 5 हो गए। ठीक है जी, अब अदर वाली पे, मतलब एक इंडियन कंपनी है, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है, अगर ये कंडीशनें वगैरह पूरी नहीं करती तो कितना होगा? 30%, जनरली 30%। ठीक है, अब दूसरा 22% पे आते हैं। ठीक है, 22%, 22% कब होगा? अगर उसकी जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22, ध्यान से सुनिएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, प्रीवियस ईयर 23-24 है, बट ये बात कर रहे हैं 21-22 की। 22-23 पिछले साल की भी नहीं, पिछले से पिछले साल की। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस टर्नओवर जो है 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको 22%, 22% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है जी, 22%, समझे? सॉरी 25%, 25%, सॉरी। ठीक है, 25%। अब मैं आपको कंडीशंस के थ्रू लेकर चलता हूं। कहते हैं क्या आप डोमेस्टिक कंपनी हो? जी हाँ, डोमेस्टिक कंपनी हो। एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो? जी हाँ। ठीक है जी, जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। दूसरा, सेटअप एंड रजिस्टर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। ठीक है जी, सेटअप और रजिस्टर हुई है 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, बट बिजनेस कमेंस कर लिया है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली है कब तक? ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024, जैसे उसमें था। यस, तो यहां पर भी आंसर यस हो गया। और कंसेशनल टैक्स रिजिम अगर आपने ऑप्ट किया है 115 BAB का, हाँ जी मान लीजिए कर लिया, तो कहते हैं जब सब कुछ ही हाँ 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 है तो लीजिए फिर स्पेशल रेट पकड़िए 15%। ठीक है जी, 15%। अगर आपने बाकी सब कुछ यस यस है चाहे, ठीक है, और अगर आपने ऑप्ट कर लिया है कंसेशनल टैक्स रिजिम
तो 22% लग जाएगा आपको। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, ठीक है, अगर उसने बिजनेस सेटअप नहीं कर पाई, ये जो समय बताया 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, ठीक है, या प्रोडक्शन नहीं कर पाई 31 मार्च 2024 तक, तो वो 22% टैक्स दे सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 22% टैक्स दे सकती है, समझे, जिन्होंने ठीक है, वो 22% टैक्स दे सकती है। ठीक है, 25% किसको हो गया? 25% कोई भी कंपनी है, ठीक है, जिसकी टर्नओवर कितने से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, अदरवाइज 30%। अब 40% किसको है? 40% फॉरेन कंपनी को टैक्स है, और 50% सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा उनको। कौन सी सिचुएशन में? फॉरेन कंपनी को जो रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है गवर्नमेंट से रिसीव हुई है, ठीक है, इस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर एक आपको सिचुएशन बताई गई है। ठीक है, तो इसमें 50% है, बाकी सभी केसेस में जो फॉरेन कंपनी को इनकम टैक्स है वो 40% है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी को कितना हुआ? 15, 22, 25, 30 और 25 और 30 है ना, 15, 22, 25 और 30, 15, 22, 25 और 30। ठीक है जी, और 40% किसको था? फॉरेन कंपनी को। ठीक है, तो ये कुल मिला के मैंने आपको 5 रेट बताए थे। ठीक है, फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी के 4 हो गए, 15%, 22%, 25%, 30%। 30% किसको? अदर को। ठीक है, 25% किसको? एक कंपनी है जो जिसकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर जो कितने से ज्यादा नहीं है, 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो कितना लग जाएगा? 25%। अब 22% किसको लगेगा? 22% अगर एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या है, जिसने ऑप्शन ली है 115B AA की, ठीक है, तो उसको 22% लगेगा। ठीक है, और 15% किसको लगेगा? 15% लगेगा कि कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग या जनरेशन में लगी हुई है, ठीक है, और इसने बिजनेस सेटअप किया है 1 अक्टूबर 2019 से उसके बाद, और कमेंस कर दिया प्रोडक्शन 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, चलिए जी, ये वही चीजें वापस से बताई हुई हैं। सरचार्ज, अब कंपनी के ऊपर सरचार्ज बहुत सिंपल है। सरचार्ज इन केस ऑफ ए कंपनी, सरचार्ज इन केस ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी। पहले बात करेंगे डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज कितना होगा? कहते हैं 1 करोड़ तक। यहां पे किसकी बात हो रही है? नॉट ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्स रिजिम, जिन्होंने कंसेशनल टैक्स रिजिम ऑप्ट नहीं किया उनके लिए क्या होने वाला है डोमेस्टिक कंपनी को। ठीक है, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर इनकम है, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज होगा। अगर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 12% सरचार्ज होगा। ठीक है जी, मतलब दो ही रेट हो गए, कितना? 7%, 12%। 7% कब होगा? जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी में भी ऐसा ही होगा, फॉरेन कंपनी में भी ऐसा ही होगा, बट रेट ऑफ सरचार्ज डिफरेंट हो जाएंगे। यहां पर डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज के रेट कितने थे? 7 और 12। डोमेस्टिक कंपनी में कितना है? 2 और 5, 2 और 5, 2% और 5%। 2% कब होगा? जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% हो जाएगा। अब जिन्होंने ऑप्ट किया है, एक कौन सी कंपनी है? डोमेस्टिक कंपनी है, जिन्होंने ऑप्ट किया है 115 BAD और BAB और BAA, तो उनको सरचार्ज 10% सीधा ही देना पड़ेगा, जो भी इनकम होगी, विदाउट एनी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है जी, अब ये आपको कुछ स्पेशल रेट बताए हुए हैं। ठीक है जी, स्पेशल रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, इस पे कितना था? 20%। ठीक है जी, अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, 112A पे कितना है? 10% है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है। 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद वाली अमाउंट पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, LTCG
112A में कौन सा आता है, इक्विटी शेयर अपने ट्रांसफर करें कंपनी के, या यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, ये बेनिफिट अवेल करने के लिए कंसेशनल रेट पे, ठीक है। इक्विटी शेयर के केस में, एक्विजिशन और ट्रांसफर के केस में, दोनों में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए, ठीक है। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में ट्रांसफर के समय पर आपको एसटीटी पे होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा और उसके बाद वाली अमाउंट पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 111A में क्या था, एसटीसीजी राइज हुआ है और रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, 15%। यहाँ पर भी क्या है, इक्विटी शेयर ट्रांसफर किया है या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट। कंडीशन यहाँ पर क्या है, ये अपना स्पेशल रेट गेन करने के लिए ट्रांसैक्शन the transaction of sale of such equity or unit should be entered on or after 1st October 2004 and such transaction should be chargeable to STT, है ना, यहाँ पर भी STT पे होना चाहिए, ठीक है। और लॉटरी इनकम पे कितना है, 115, डबल बी पे 30%। और जो अब ये नया सेक्शन है, सब सेक्शन आया है 115 BBJ, ये किस लिए है, ऑनलाइन गेम के लिए 30% है। और अनएक्सप्लेन इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना है, 60% है, ठीक है। अब आते हैं जी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा रिबेट 87 है, ये सिर्फ किस लिए है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को है। इसमें भी अमेंडमेंट है। अब इसमें क्या अमेंडमेंट है, पहले सिंपली क्या हुआ करता था, जो रेगुलर टैक्स रिजिम वाले थे उनको एक मिला करती थी रिबेट, है ना, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। अब कहते हैं रिबेट जो है दोनों को मिलेगी, अगर उन्होंने जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है 115 BAC सबसेक्शन 1A की, उनको भी, और जिन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजिम, रेगुलर टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है उनको भी, ठीक है। अब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाले हैं उनको कितने तक रिबेट मिलेगी, उनको 7 रिबेट मिलेगी अगर उनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है। और जिनको रेगुलर टैक्स रिजिम वाले, जो ऑप्ट आउट बोल रहे हो या रेगुलर टैक्स रिजिम बोल रहे हो, उसमें 5 लाख रुपए तक। मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उनके लिए देखा जाए तो रिबेट कितनी हो गई, 87A की एक्चुअल इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में और रेगुलर टैक्स रिजिम में 12,500 या एक्चुअल इनकम टैक्स विच एवर इज लेस। तो 12,500 और 25,000, समझी। अब बहुत जबरदस्त पॉइंट है इसमें एक, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट होने वाला है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा। इन केस रेजिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स सेक्शन 115 BAC, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में वो पे कर रहा है टैक्स, अब उसकी इनकम कितनी है, 7 लाख से ज्यादा है, ठीक है। और जो इनकम टैक्स है ऑन सच टोटल इनकम टैक्स जो बन गया exceeds the amount by which total income is in excess of 7 lakh at the rebate would be allowed as। अब मान लीजिए उसकी 7 लाख 1,000 रुपए इनकम हो गई, 7 लाख 1,000 रुपए इनकम हो गई। अब 7 लाख 1,000 रुपए होने की वजह से अब उस पर रिबेट भी लग गया, है ना, सॉरी उसके ऊपर रिबेट उसका मर गया, तो अब जो रिबेट मर गया है उसका, तो उसके अगेंस्ट भी उसे कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। वो कितना होगा, वो रिबेट कितनी होगी, टोटल इनकम देखी जाएगी। टोटल इनकम जैसे मैंने बोला कि 7 लाख 1,000 है, तो 7 लाख 1,000 माइनस 7 लाख 1,000 रुपये हो गया। कंप्यूट किया जाएगा इनकम टैक्स किसके ऊपर, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन बी के ऊपर, ठीक है, बी के ऊपर, बी मीन्स 7 लाख 1,000 के ऊपर। फिर अगर, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया, कहते अगर स्टेप पहले हमने क्या किया, टोटल इनकम माइनस 7 लाख किया, तो ये जो अमाउंट आई, ठीक है। फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर, टोटल इनकम कितनी है, 7 लाख 1,000, 7 लाख 1,000 के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
अब देखा जाए यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना था, टोटल इनकम 7,01,000 और ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। अगर कहते हैं बी जो है, ये जो सेकंड स्टेप में आया, अगर मोर देन ए है, मोर देन ए मतलब ये जो 1,000 रुपीज की एग्जांपल ली है, देन रिबेट जो है वो कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस। अब मान लीजिए इनकम टैक्स लायबिलिटी जो बनी टोटल इनकम के ऊपर, वो कितनी बन गई आपकी, मान लीजिए इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी बन गई 25,500 रुपये बन गई, तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो रिबेट मिल जाएगी आपको। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। ठीक है, रिबेट इज अलाउड फ्रॉम द इनकम टैक्स कंप्यूटेड बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट बेसिक्स और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स की एक समरी और अमेंडमेंट के साथ। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।